इसी तरीके से इसको भी अगर आप पढ़ेंगे तो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो जस्ट लाइक इमेजिन योर सेल्फ यू आर द करेक्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट। अगर इस तरीके से चलेंगे तो आपको चीजें याद भी रहेंगी और समझ भी आएगी। बाकी आप लोगों को बार बार समझाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। उसकी रीजन ये है कि अब आप लोग जिस स्टेज पे हैं बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्या करना है। तो बहरहाल स्टूडेंट जो है वो किसी भी एज में स्टूडेंट हो तो वो स्टूडेंट ही होता है, जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो जाए। उसकी आदतें वही होती हैं जो पहले वाली होती हैं। हम भी जब पढ़ते थे, मैं अब भी जब पढ़ता हूँ तो सेम लाइक बिहेव करता हूँ कि जैसे पहले था। अच्छा जी, आज जो हमने पढ़ना है इसके मुतालिक है कि डायरेक्टर्स की तादाद, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक्सेप्शंस फॉर डायरेक्टर्स होगा कि डायरेक्टर्स के लिए क्या कौन सी एक्सेप्शंस हैं। आपको कोई शोर तो नहीं आ रहा? नो सर, बिल्कुल क्लियर आवाज है। मेरी आवाज क्लियर है ना? यस सर, क्लियर आवाज है। चलो फिर ठीक है। आज मैं इंस्टीट्यूट में बैठा हुआ हूँ तो शायद साहब जरा ऊंची आवाज में बोल रहे हैं तो वो जरा मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि आप तो नहीं डिस्टर्ब हो रहे। जी, हम बात कर रहे थे डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर्स के नंबर्स और डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डायरेक्टर्स का वोटिंग राइट। इन चीजों को आज डिस्कस करेंगे हम। डायरेक्टर्स और मेंबर्स, ये दो टर्म्स आपने पढ़ी भी हैं, सुनी भी हैं, हमने डिस्कस भी बहुत मरतबा कर चुके हैं। मेंबर्स नॉर्मली वो लोग होते हैं जो बिजनेस को, आइडिया को सोचते हैं और इस्टेब्लिश करते हैं और उसको लेके इनकॉर्पोरेट करवाते हैं। वो उस वक्त तक मेंबर होते हैं जब तक उनको शेयर सर्टिफिकेट इशू नहीं हो जाते। शेयर होल्डर की टर्म मेंबर्स के लिए उस वक्त तक नहीं बोली जाती। जैसे ही उनको शेयर्स अलॉट हो जाते हैं तो वो शेयर होल्डर बन जाते हैं। मेंबर्स का मेंबर्स रजिस्टर एक मेंटेन किया जाता है, उसके अंदर उनकी पूरी इंफॉर्मेशन होती है। शेयर होल्डर्स, उनकी इंफॉर्मेशन मेंबर्स के अंदर नहीं होती। शेयर होल्डर्स वो शेयर रजिस्ट्रार यानी कि आपका जैसे कंपनी सेक्रेटरी होता है नॉर्मली, वो इन शेयर्स के मामला को देख रहा होता है और उसके साथ साथ अगर लिस्टेड कंपनी है तो आपका शेयर रजिस्ट्रार या ब्रोकर उसको लेके चल रहा होता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर नॉर्मली डायरेक्टर्स ही शेयर होल्डर्स होते हैं, वही मेंबर्स होते हैं। उनकी एग्जिट और एंट्रेंस रिस्ट्रिक्टेड होती है और शेयर्स जो हैं वो आप मार्केट में सेल आउट नहीं कर सकते। लिस्टेड कंपनीज जब बात आती है तो उनके शेयर आप मार्केट में ओपनली, फ्रीली, इंडिपेंडेंटली सेल आउट होते हैं, तो सेल परचेज चलती रहती है। अब डायरेक्टर्स की जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो जैसे ही पहला साल होता है तो उसके अंदर मेंबर्स मिलके अपॉइंट कर देते हैं कि जी ये डायरेक्टर्स हैं और उनमें से एक चीफ एग्जीक्यूटिव सिलेक्ट कर देते हैं। जो पहला बोर्ड होता है, पहले डायरेक्टर्स होते हैं, वो एक साल के लिए नॉमिनेट होते हैं। वो एजीएम के ऊपर उनके इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन एक बार हो जाए तो फिर कंटिन्यूअसली आफ्टर 3 इयर्स रिटायर्ड और इलेक्शन ये चलते रहते हैं। पहला जो है वो एक साल के लिए, उसके बाद उनकी टर्म्स 3 3 साल की होती है। जब रिटायर्ड होते हैं तो उसके बाद
इलेक्शन करवाए जाते हैं और उसके लिए जितने रिटायर्ड डायरेक्टर्स होते हैं उनके नंबर्स अनाउंस किए जाते हैं कि इलेक्शन के लिए 8 कैंडिडेट्स चाहिए, यानी 8 सीट्स हैं, 7 है, 5 है, 3 है। जितने रिटायर्ड होंगे उसके मुताबिक अनाउंसमेंट हो जाती है। डायरेक्टर्स की इलेक्शन के लिए लोग अपनी कंसेंट देते हैं कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, जिसमें रिटायर्ड भी शामिल है और जो नए लोग भी हैं वो भी डायरेक्टरशिप के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। अगर तो जैसे आप समझें कि 5 डायरेक्टर रिटायर्ड हुए, 5 सीटें खाली है, अगर 5 लोगों ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया तो कॉन्टेस्ट करने के लिए 5 ही कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं, तो वो बगैर किसी मुकाबले के सिलेक्ट हो जाएंगे और वो इलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर तो फिर जब वो इलेक्ट हो जाते हैं तो उसके ऊपर कोई वोटिंग नहीं होगी, वो अनअपोज्ड यानी उनका बिला मुकाबला वो सिलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स। तो उनके दरमियान आपस में कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। इसके बरअक्स अगर सीट से ज्यादा कैंडिडेट्स आ जाएं तो फिर वोटिंग होगी, यानी 7, 8, 9, 10, 5 सीटें हैं, 10 लोग हैं, इलेक्शन कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए तो आपको फिर वोटिंग होगी। जब वोटिंग की बात आती है तो फिर वहां पे शेयर होल्डर को या डायरेक्टर्स को वोटिंग राइट्स कैसे मिलते हैं? वोटिंग राइट्स एज पर डिफाइंड द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और एमओए के भी कितने वोट का, कितने शेयर्स का एक वोट बनता है उसके मुताबिक चलता है। लेकिन जनरली क्या होता है, जितने कैंडिडेट मौजूद हैं और जितनी शेयर होल्डिंग है उसको मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल जितना शेयर बनते हैं वो उतने शेयर्स वो एक बंदे को डाल सकते हैं या वो डिवाइड करके मुख्तलिफ लोगों को भी दे सकते हैं। लेकिन सपोज 5,000 उसके शेयर्स हैं, 5 ही उसके कैंडिडेट्स हैं, तो 25,000 बन गया, 25,000 टोटल बन गया। टोटल 25,000 जो है वो एक ही बंदे को भी डाल सकते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूट करके भी मुख्तलिफ लोगों को डाल सकते हैं। फिर इस तरह जब 5 सीटें खाली थी उनके लिए इलेक्शन हुआ, तो आपके टोटल थे 7 कैंडिडेट्स। 7 कैंडिडेट्स में से जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर पे आता है, यानी कि सबसे ज्यादा वोट, उससे कम, उससे कम, उससे कम, लेकिन 5 नंबर पे आके जितने लोग ऊपर हैं 5 to 1, वो इलेक्ट हो जाएंगे एज ए डायरेक्टर। यहाँ पे एक जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी कि इसने वोट ज्यादा लिए, इसने कम लिए, तो इसकी पावर कम होगी, इसकी का पावर कम होगी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी, इसके इंटरफेयर करना कम होगा, नहीं। Once they are elected as a director, it means that they have full responsibility, equal rights, इक्वली वो इंटरफेयर कर सकते हैं, सब एक जैसी ही पावर्स रखते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रखते हैं। वो तो इलेक्शन के लिए था कि वोट कम में ज्यादा है, वो इलेक्शन के लिए था। सारे जितने डायरेक्टर हैं वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी ड्यूटीज के, और सारे ही डायरेक्टर, अगर किसी एक डायरेक्टर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है या कोई डिसीजन लिया है या कोई पॉलिसी के लिए कोई इंट्रोडक्शन करवाई है या कोई चीज इंडक्ट कर रहा है कंपनी के अंदर, वेदर इट इज इन द नॉलेज ऑफ द अदर डायरेक्टर्स और नॉट, बट ऑल द डायरेक्टर्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल टू अबाइड बाय दैट पॉलिसी, और उन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या जो भी कोई डिसीजन हुआ है वो उसके रिस्पॉन्सिबल है। कोई ये नहीं कहेगा कि जी मुझसे तो पूछा नहीं गया, ये काम उस डायरेक्टर ने किया है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थर्ड डायरेक्टर की है,
ऐसा नहीं है, सब इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। फिर बात आती है कि डायरेक्टर की एजुकेशन का कोई सिलसिला है, कि कोई डायरेक्टर को पढ़ा लिखा होना चाहिए, अनपढ़ होना चाहिए, या कोई डिफाइंड चीज लॉ में, ऐसी कोई चीज डिफाइंड नहीं है। हाँ, अगर आप कोई डिफाइन करना चाहते हैं तो आप एमओए के अंदर अपना कोई क्लास डाल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन रख सकते हैं, बट एक्ट 2017 देर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, या ये 10 पढ़ा है, 12 पढ़ा है, 15 पढ़ा है, ऐसा कोई नहीं है। वो कोई भी डायरेक्टर हो सकता है। फिर डायरेक्टर के लिए साउंड माइंड होना जरूरी है। वो ऐसा ना हो कि वो जहनी तौर पर ही मफलूज है, उसे पता ही नहीं है, उसको अपनी सेंसेस में ही नहीं है। माइनर बच्चे जो हैं, जो कि 18 ईयर्स से कम है, या जब माइनर्स की डेफिनेशन में आते हैं, आप उनको डायरेक्टर नहीं बना सकते। या ऐसा बंदा जो कन्विक्टेड है फ्रॉम दी कोर्ट, उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। इस तरीके से डायरेक्टर्स का आएगा। फिर डायरेक्टर्स की एज है। फिर बोर्ड मीटिंग है, हम बोर्ड मीटिंग को किस तरह और कैसे कंडक्ट की जाती है, और मिनट्स तैयार किए जाते हैं, मिनट्स में क्या होता है, इन चीजों को डिस्कस करेंगे। Director includes any person occupying the position of a director by whatever name called. अब डेफिनेशन में क्या है? फंक्शन एंड पोजीशंस एंड नॉट ऑन स्पेसिफिक डेजिग्नेशन। डायरेक्टर्स के फंक्शन और पोजीशन, और नॉट ऑन स्पेसिफिक डेजिग्नेशन। अब देखिए, डायरेक्टर्स के फंक्शंस हैं और उसकी पोजीशन के मुतालिक बता रहे हैं कि डायरेक्टर्स है। The word director in a job title does not necessarily means that a person is legally a director. अब यहां पे एक चीज आती है, एक तो शेयर होल्डर या मेंबर को डायरेक्टर बना दिया। एक ऐसे भी है, आप देखते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में भी देखते हैं, that person is not a shareholder or not a member but he called director। क्यों? वो क्यों डायरेक्टर कहला रहा है? वो हम उसको एक डेजिग्नेशन दे दिया, एक बंदा बाहर से हायर किया। ये भी लॉ के प्रोविजन में मौजूद है, आप डेजिग्नेशन दे सकते हैं, बट ही डज नॉट हैव राइट टू वोट। क्यों? वो शेयर होल्डर नहीं है, मेंबर नहीं है। अब ये एग्जांपल्स हैं, हम इन एग्जांपल्स को पढ़ते हैं और इससे अंडरस्टैंड करते हैं, अपनी क्लैरिटी लाते हैं कॉन्सेप्ट में। फैसल इज अ सीनियर एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड। हिज डेजिग्नेशन इज ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर। अब यहां पे देखें, डेजिग्नेशन तो डायरेक्टर का है, लेकिन ही इज नॉट अपॉइंटेड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन मेकिंग। इसी तरह दूसरे में आते हैं तो नवीद इज अ सीनियर एम्प्लॉय ऑफ एबीसी लिमिटेड। हिज डेजिग्नेशन इज जनरल मैनेजर ऑपरेशन। डेजिग्नेशन नहीं है डायरेक्टर का, लेकिन वो जीएम ऑपरेशन। ही इज आल्सो अपॉइंटेड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड पार्टिसिपेट्स इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन मेकिंग। इसमें फंक्शन, यानी दो चीजों को क्लैरिटी यहां पे दी, एक फंक्शन है और एक डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन तो डायरेक्टर का है, लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर नहीं है, तो इसलिए वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जबकि दूसरा जनरल मैनेजर है, लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर अपॉइंट है, वो बोर्ड का मेंबर है, इसलिए वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। यहां पे दो चीजें बड़ी क्लियर हो रही हैं कि डायरेक्टर्स के लिए डेजिग्नेशन तो दिया जा सकता है, लेकिन बोर्ड का मेंबर होना ना होना, इसको भी अंडरस्टैंड करना है और डिफरेंशिएट करना है कि बोर्ड के अंदर जो बंदा बैठ सकता है कि ही कैन मेक डिसीजन और पार्टिसिपेट
for decision making. So डेजिग्नेशन और फंक्शन ये दोनों एक भी हो सकते हैं, डेजिग्नेशन भी है, फंक्शन भी मौजूद है। दूसरा डेजिग्नेशन तो है लेकिन वो बोर्ड के अंदर एक्टिव नहीं है। इन चीजों को आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि डायरेक्टर्स के फंक्शंस के अंदर डेजिग्नेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस आता है। वो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आ रही है बोर्ड का मेंबर होना। A director is responsible to ensure the good operation and standing of the whole company. A director cannot claim relief from his responsibilities as a director on the basis that he is not concerned with any particular area of the company's business. A director cannot claim to be variable representative of the company. अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है उसने हमने अभी थोड़ा सा इसको टच किया था इस एरिया को कि डायरेक्टर जो है वो कंपनी के वेलफेयर या कंपनी के गुड ऑपरेशन और उसके प्रोग्रेस और उसकी डेवलपमेंट और कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करेगा। देयर शुड नॉट बी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर किसी डायरेक्टर का कंपनी के ऑपरेशन या कंपनी के बिजनेस के साथ कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है तो उसको वो डिस्क्लोज करना होगा। अगर वो डिस्क्लोज नहीं करता तो वो लॉ के अगेंस्ट है और उसके ऊपर पेनल्टी भी डाली जा सकती है, उसके ऊपर कंपनी एक्शन ले सकती है। इट डिपेंड्स कि कंपनी उसके अगेंस्ट क्या करती है। अगर वो इस चीज को डिस्क्लोज कर देता है कंपनी को और कंपनी उसको इजाजत भी दे देती है तो फिर उसके ऊपर कोई ऑफेंस नहीं, वो क्लियर है। लेकिन नॉर्मली जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। डायरेक्टर्स को होलली एंड इन गुड फेथ वो कंपनी का लॉयल हो और कंपनी के लिए काम करे और कंपनी को प्रोग्रेस के अंदर डेवलपमेंट के अंदर अपना पार्टिसिपेट करे। Director cannot claim relief from his responsibility as a director on the basis that he is not concerned with any particular area of the company's business. अब यहां पे जैसे कोई डायरेक्टर भी ये नहीं कह सकता कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर एक का डिसीजन है इट मीन्स सारी कंपनी का डिसीजन है। अब दूसरी बात करता है कि वेरिएबल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स कि ये मेरा नहीं है ये इसका है, इतना काम मेरे खाते में डाल दो, इतना काम उसके खाते में डाल दो। नो, कंप्लीट एंड फुल्ली एंड होलली वो रिस्पॉन्सिबल होगा एज पर दी अदर डायरेक्टर्स। जैसे दूसरे डायरेक्टर्स हैं उसी तरह ये भी रिस्पॉन्सिबल होगा इक्वली। कुछ एक्सेप्शंस हैं उसके रूल्स। डायरेक्टर्स मस्ट बी ए मेंबर ऑफ कंपनी एक्सेप्ट कब where law specifically allows the non-member as a director. नॉन-मेंबर डायरेक्टर जैसे एचआर के ऊपर एग्जांपल आई, वो मेंबर नहीं है लेकिन हमने उसको डायरेक्टर का डेजिग्नेशन दे दिया। डायरेक्टर फाइनेंस का डेजिग्नेशन दे देते हैं, डायरेक्टर ऑपरेशन का दे देते हैं। और वोट किस किस को वोटिंग राइट है। In the board of directors meeting, every director shall have one vote, but the same persons while sitting in a general meeting as members may have different voting rights based on the number of shares they hold. कि जब आप बोर्ड मीटिंग में बैठे होते हैं तो उसमें कोई डिसीजन मेकिंग हो रही है तो हर डायरेक्टर का एक ही वोट होता है। लेकिन अब जब आप एजीएम में आते हैं, क्योंकि एजीएम आपके शेयर होल्डर्स की होती है,
तो वहां पे शेयर होल्डिंग के मुताबिक आपकी वोटिंग राइट्स होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि इलेक्शन के वक्त अगर जितने आपके शेयर्स हैं और जितने नंबर ऑफ आपके कैंडिडेट्स हैं उससे वो मल्टीप्लाई करके टोटल वोटिंग वोट्स आपके पास वोटिंग राइट आ जाएंगे। 5,000 आपके शेयर्स हैं, 5 कैंडिडेट हैं, तो टोटल वोट्स आपके पास कितने हैं? 25,000। आप एक को कॉस कर दें या डिफरेंट को 10, 20, 25 इस तरह करके आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने वोट्स को। डिपेंड अपॉन योर वोटिंग कि मैं अपने किस बंदे को जितवाना चाह रहा हूँ, किस बंदे को कम। चलो किस सबको थोड़े थोड़े वोट दे दो, किसी का को गिला ना रह जाए। अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर क्या आएगा? पावर्स टू बी एक्सरसाइज कलेक्टिवली और बाय मेजोरिटी। Directors act collectively or by majority. Every decision by the director is made in a board meeting of the directors or by passing a resolution by circulation, and every director has got one vote in decision making. No difference in authority. It means when appointed as a director, every director is an equal director and there is no difference in their authority. वेरी क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे। तो बोर्ड का जो डिसीजन है सारे डायरेक्टर्स का एक हो सकता है या मेजॉरिटी में आएगा। और बोर्ड मीटिंग एक रेजोल्यूशन, जो बोर्ड मीटिंग के अंदर डिसीजन मेकिंग होती है उनको रेजोल्यूशन बोलते हैं कि जी कि ये रेजोल्यूशन पास हो गई, यानी बोर्ड का डिसीजन आ गया। तो इन रेजोल्यूशंस के ऊपर जो बोर्ड के मिनट्स बनते हैं, जब नॉर्मली रेजोल्यूशंस पास होती हैं तो बोर्ड का एक मीटिंग जो मीटिंग के लिए सबसे पहले आता है एजेंडा। एजेंडा जब मीटिंग कॉल करने के लिए डायरेक्टर्स की परसेंटेज होती है 2/3 या 70% या मिनिमम 10% शेयर होल्डर्स जो होता है वो मीटिंग कॉल करता है। एक तो स्टेचुटरी मीटिंग्स हैं, क्वार्टरली बेसिस पे आपकी मीटिंग होनी है। एक मीटिंग है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग है, कोई ऐसी स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए पास करने के लिए मीटिंग कॉल की जाती है जो अचानक आप सबको सर्कुलेट करते हैं। जब भी मीटिंग कॉल की जाती है तो एटलीस्ट कम से कम 7 दिन पहले सारे लोगों को नोटिस दिया जाता है मीटिंग का, और उसके साथ एजेंडा भी साथ भेजा जाता है ताकि वो सारे लोग पढ़ के आए, देख के आए और वो डिस्कशन के लिए उनको पता हो कि मीटिंग के अंदर एजेंडे पे क्या क्या पॉइंट्स हैं। वो उस तरीके से वो उस हिसाब से वो अपना पार्टिसिपेट करेंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। फिर बाहमी कंसेंस के साथ वो एग्री करते जाएंगे, वो नोट डाउन होता चला जाएगा, वो डिसीजन होते चले जाएंगे। जो भी रेजोल्यूशन या एजेंडा पास होता है या एग्री होता है तो उसको रिजॉल्व कर दिया जाता है। जब भी मिनट्स बनते हैं रिजॉल्व दैट का वर्ड यूज करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब बोर्ड रेजोल्यूशन बनती है तो उसके अंदर एजेंडा लिखते हैं तो फिर उसके साथ लिखते हैं रिजॉल्व दैट 1 2 3 4 आपके एजेंडा है, तो रिजॉल्व दैट ये हो गया। जो डिसीजन हुआ होता है उसको वो एक्सप्लेन किया होता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बोल देता हूँ, जी आपने बैंक अकाउंट खुलवाना है, रिजॉल्व दैट दी कि बैंक अकाउंट टू बी ओपन विद द एडीसीबी एंड मिस्टर एबीसी इज ऑथराइज्ड टू साइन ऑल डॉक्यूमेंट्स। इस तरीके से आप एक बोर्ड की रेजोल्यूशन बन जाएगी और वो एक बंदे को नॉमिनेट कर दिया, वो बैंकों के साथ सारी डीलिंग करेगा और वो साइन वगैरह डॉक्यूमेंटेशन हर चीज वो कंप्लीट कर देगा। अथॉरिटी सब डायरेक्टर्स की इक्वल है, देयर इज नो डिफरेंस। जैसे कि अगर एक बंदा कोई डिसीजन ले रहा है तो इट मीन्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर डायरेक्टर इज द सेम एज ही इज बाइंडिंग। इस तरीके से
वो ये नहीं कह सकता जी कि कंपनी ने ये डिसीजन लिया, मेरे बगैर ले लिया, मैं इसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है कि आपको वो छोड़ दिया जाए। फिड्यूशियरी रिलेशनशिप विद द कंपनी, डायरेक्टर्स का जो रिलेशनशिप है कंपनी का साथ, वो एज एन एजेंट है, एज एन रिप्रेजेंटेटिव है। वो कहीं भी बैठ के कोई बात करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो बंदे का नाम नहीं इस्तेमाल होगा, कंपनी का नाम होगा। आप जब किसी दूसरे कंपनी के साथ कोई बातचीत करने जाते हैं, तो आप जाके बोलते हो जी कि मैं अब्दुल रहमान फ्रॉम एबीसी एंड कंपनी से मैं आया हूँ, सुमैया है जी, आई एम कमिंग फ्रॉम द आईटी कंपनी। वो जब आपसे बात कर रहे होंगे तो वो आपके इंडिविजुअल नाम से नहीं कर रहे, वो एक कंपनी के साथ बात कर रहे हैं। और आपका एक एक वर्ड जो है वो आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर आपने अच्छे तरीके से उनसे डील की, दे आर इम्प्रेस्ड फ्रॉम द कंपनी, नॉट इम्प्रेस्ड फ्रॉम योर पर्सनैलिटी, ऑल्दो इट इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। क्योंकि आप लोग बोल रहे हो तो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन कंपनी ने आपको ट्रेनिंग दी, कंपनी ने आपको बताया कि आपने कैसे बात करनी है, कैसे करना है, कैसे डिस्कस करना है, कैसे अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना है। वो ट्रेनिंग का एक हिस्सा है जो आप रिफ्लेक्ट करते हो दूसरी कंपनीज के सामने। एक तो आउटलुक, डेफिनेटली आउटलुक जो है वो पर्सनैलिटी का हिस्सा है, वो एक चीज नजर आती है, वो इम्प्रेस करती है। फिर वे ऑफ टॉकिंग है, वो इम्प्रेस करती है। फिर जब आप पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, लॉजिकली आप उसको अगर डिफेंड कर रहे हैं या एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो इम्प्रेस करती है चीज। बट अल्टीमेटली जब आप जाएंगे तो वो जाके आपकी वो कंपनी को रेट कर रहे होंगे। जब वो इंडिविजुअली पर्सनैलिटी के ऊपर आपका रिलेशन बनता है, जब आप आते हो कंपनीज के अंदर, तो आपके कुछ लोग कंपनी की वजह से इंटरेक्ट होते हैं, लेकिन इन फ्यूचर आपके अच्छे पर्सनल दोस्त बन जाते हैं। पर्सनल प्रोफेशनली आपकी इंटीग्रेशन आ जाती है। लेकिन उसके मेन वजह क्या थी? वो कंपनी थी, वो कंपनी का नाम था। वो बाद में है कि आपका उसका उस किस लेवल तक आपका उसके साथ रिलेशन बनता है, वो इंडिविजुअल पे चला जाता है। लेकिन कंपनी टू कंपनी इज रिलेशन इज अ डिफरेंट। यानी आप एक एजेंट के तौर पे, एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे आप काम करते हो, और अल्टीमेटली जो क्रेडिट जाता है वो कंपनी को जाता है। क्योंकि आप कंपनी की बेस पे को कमिट करके आते हैं, अगर आप उस कंपनी में से चले भी जाते हैं तो लेकिन कंपनी की वो ऑनर करना है, और वो कंपनी ऑनर करती है। इसीलिए जब आप देखते हैं कि जब बात आती है किसी कंपनी के साथ काम करने के लिए, तो आप उसकी रेटिंग देखते हो, उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करते हो, देखते हो कि इसका अपने सप्लायर्स के साथ कैसा ताल्लुक है। कस्टमर, वो भी बड़ा एक एक साइड पे एक एनालिसिस है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है क्रेडिटर्स की टाइप पे, साइड पे। क्योंकि कस्टमर से तो आपने पैसा लेना है, क्रेडिटर साइड पे आपने पैसा देना है। अगर आपकी गुडविल क्रेडिटर्स के अंदर अच्छी है, तो लोग आपसे बिजनेस करना पसंद करेंगे। पता है हमारा पैसा नहीं मरता यहाँ पे, टाइम पे पेमेंट होती है, जो कमिट करते हैं टाइम पे मिलती है। वो फिर क्या करते हैं, वो कंपनी को रेटिंग देते हैं, पर्सन को नहीं, कंपनी को। Best interest of the company, they are supposed to make decision in the best interest of the company and its stakeholders. They must be vigilant and not be negligent in the performance of their duties.
कि डायरेक्टर्स जो है वो बड़ा विजिलेंट होगा, वो फोकस करेगा कि मैं कंपनी के इंटरेस्ट के लिए काम करूं, वो नेग्लिजेंसी नहीं शो करेगा, वो कंपनी के बेनिफिट्स, कंपनी के इंटरेस्ट को अपने इंटरेस्ट से ऊपर रखेगा। जैसे हम कहते हैं जी कि गवर्नमेंट में आए तो गवर्नमेंट में अगर आप अपनी सोसाइटी के इंटरेस्ट को सामने रखेंगे तो गवर्नमेंट बहुत अच्छी चलेगी। जब आप पर्सनल इंटरेस्ट में आ जाएंगे तो आपकी गवर्नमेंट खराब हो जाएगी, क्योंकि पर्सनल पर्सनल इंटरेस्ट के अंदर आपसे डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं होगी। आप कहीं पे जो मेजॉरिटी का हक है वो चंद बंदों के नाम दे देंगे। इसी तरह कंपनीज के अंदर है, अगर वो पूरी तरह विजिलेंट है और वो फोकस कर रहा है कि मेरी कंपनी का इंटरेस्ट मेरे लिए पहले है, बाद में मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, और अपनी ड्यूटीज को वो बड़े एहसन तरीके से सर अंजाम दे रहा है, और कोई नेग्लिजेंसी नहीं लेके आ रहा है, यानी कोई ऐसा वीक पॉइंट या कोई ऐसी चीज जो किसी कंपनी के साथ, फॉर एग्जांपल आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कोई ऐसी क्लाज ना छोड़ दें जिससे कंपनी को नुकसान पहुंचे। Acceptance of fiduciary relationship. Directors have fiduciary relationship with the company. A fiduciary relationship is generally established only when the confidence given by one person is accepted by the other person. मीन्स कि अगर आपके डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो वो एक ट्रस्ट के तौर पे आपको दी है। क्या वो ट्रस्ट कर रहे हैं तो ही आल्सो हैज ट्रस्ट ऑन बोर्ड, यानी गिव एंड टेक दोनों का बराबर। Directors accept their responsibility to act in the best interest of company when they give consent to act as director. अब यहाँ पे कंसेंट एज ए डायरेक्टर, जब कोई डायरेक्टर इलेक्ट होता है तो वो इन राइटिंग में इन्फॉर्म भी करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इन राइटिंग में वो जरूर देगा कि मैं एज ए डायरेक्टर अपनी सर्विसेज कंपनी को देने को तैयार हूं, वो अपनी कंसेंट देगा, कंसेंट लेटर इशू करता है। फिर उस वक्त तक वो ऑफिस होल्ड नहीं करेगा डायरेक्टर का जब तक वो अपनी कंसेंट ना दे दे। नो डायरेक्टर कैन होल्ड ऑफिस ऑफ ए डायरेक्टर इफ ही इज डिक्लेयर्ड एज लैकिंग फिड्यूशियरी बिहेवियर बाय द कोर्ट। ये एक कोर्ट की तरफ से है, लेकिन ये उस वक्त तक, जो मैंने आपको बोला कि जब तक वो अपनी राइटिंग कंसेंट नहीं देता उस वक्त तक उसको ऑफिस होल्ड करने की परमिशन नहीं। जब वो कंसेंट दे देता है तो फिर वो एज ए डायरेक्टर अपना ऑफिस होल्ड करेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ उसको चलाना शुरू कर देगा। या जो डायरेक्टर ऑफिस नहीं कर सकता उसकी वजह कोर्ट का कोई ऑर्डर है, फिड्यूशरी बिहेवियर के मतलब है, या कोई ऐसे इलीगल एक्टिविटी में पाया गया जो सेंटेंस से मिली हुई है फ्रॉम द कोर्ट, जो कि एज पर कंपनीज लॉ उसको रोकती है डायरेक्टर्स का या कंपनी का ऑफिस होल्ड करने में। ये वाली स्लाइड्स के अंदर जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ये आपको याद होने चाहिए, इस पे फोकस कीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता होता है। सिंगल मेंबर कंपनी में एक मेंबर, सिंगल मेंबर इज इटसेल्फ आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अदर प्राइवेट कंपनीज यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में मिनिमम दो है, मैक्सिमम 50 तक है। पब्लिक लिमिटेड पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड मिनिमम 3, और पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनी इज 7। ये वाली जो नंबरिंग है ये आपने अपने जहन में रखनी है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। हमने डायरेक्टर्स के फंक्शंस, डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मुतालिक हमने पढ़ा। अब डायरेक्टर होगा कौन,
क्या वो नेचुरल पर्सन डायरेक्टर हो सकता है या आर्टिफिशियल एंटिटी भी डायरेक्टर हो सकती है? एंटिटी जो है वो इट सेल्फ फंक्शन नहीं करती, क्योंकि वो एक बेजान चीज है। लीगली तो हम उसको एक पर्सन मानते हैं, बट डोंट हैव द पावर और एबिलिटी टू स्पीक, टू राइट, टू डू एनीथिंग। ये सिर्फ एक बेजान चीज है जिसको लीगली एक एंटिटी के तौर पे लॉ ने बता दिया कि ये एक क्या लें कि इंसान है जिसकी जान नहीं है, सिर्फ एक मूर्त है, एक शक्ल नजर आती है, और उसको चलाने के लिए नेचुरल पर्सन चाहिए, जो बोले, जो लिखे, जो साइन करे, जो कॉन्ट्रैक्ट करे। इसलिए artificial entity can never be a director. Director will be that person who is natural person, यानी कि जो नेचुरल इंसान है वो ही डायरेक्टर होगा आपकी कंपनी का, और वो ही उसको चलाएगा। सिग्नेचर एवरीथिंग ही विल डू, बट कंपनी का नाम इस्तेमाल होगा। कहीं पे आप लोगों ने कहीं साइन करेंगे तो वो असल में आप साइन नहीं कर रहे, वो कंपनी का साइन कर रही है। कंपनी इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑनर दैट साइन। आप देखते हैं, आप एक कंपनी में काम करते हैं, कुछ अर्से के बाद दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, लेकिन एट द एंड क्या है, वो जो साइन आप करके गए हो, जो एक कॉन्ट्रैक्ट करके गए हो या एक चेक इशू करके गए हो एज ए फाइनेंस मैनेजर या फाइनेंस डायरेक्टर, या कोई डिसीजन लेके गए हो, जो कोई पॉलिसी दे के गए हो, वो कंपनी पॉलिसी है, वो इंडिविजुअल की पॉलिसी नहीं है। और वो उसी तरह प्रिवेल करेगी जैसे वो कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, वो प्रिवेल करती जाएगी। किसी ने आपसे पैसे लेने थे, देने थे, जो भी आप लोगों ने साइन करके गए हो, वो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ऑनर करती चली जाएगी। जैसे कि आप देखते हो गवर्नमेंट्स के अंदर एक प्रोजेक्ट चलता है, तो वो मुख्तलिफ मुल्कों के साथ उसका साइन अप होता है, तो दूसरी गवर्नमेंट चली जाती है, लेकिन वो प्रोजेक्ट चल रहा होता है। क्यों? वो गवर्नमेंट लेवल है, वो जिस बंदे ने साइन किया उसको गवर्नमेंट ने अप्लाइज करना है, वो स्टेट का मैटर है। इसी तरह ये कंपनी का मैटर है, वो इस बंदे का इंडिविजुअल नहीं। A company or a body cooperate even if it is subscriber to the memorandum shall not be a director of another company. अब इसकी एग्जांपल वो दे रहा है, एबीसी लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी एंड ऑनर्स ऑफ 80% शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड। ABC Limited cannot become director of XYZ Limited as it is not a natural person. Clear? However, using its voting power, it may appoint elect natural person of its choice as director of XYZ Limited by following the procedures given in Company Act 2017. आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई है। Consent to act as a director, chief executive. Unless a person individual has given his consent in writing to the company for such appointment or nomination, he shall not be appointed or nominated as director or chief executive. He shall not represent as holding such office. Any person shall not describe or name him as a director or CEO or proposed director. यानी जब तक उसकी कंसेंट नहीं आएगी तो ना ऑफिस होल्ड कर सकता है, ना वो डायरेक्टर कहला सकता है, ना किसी मामला के अंदर वो इंटरफेयर कर सकता है। The consent given to the company as above shall be filed with the registrar within 15 days thereof. जब वो इलेक्ट होता है तो वो अपनी कंसेंट देता है,
कंसेंट जो है वो रजिस्ट्रार को सबमिट करवा दी जाती है। आपने कभी पाकिस्तान के अंदर अगर काम किया है तो फाइल इंस्पेक्शन का किया है कभी? फाइल इंस्पेक्ट किया है एससीसीपी में? नो सर। ये सुनाइए। खान साहब आपने? नहीं सर, बाकी कंपनीज का तो रजिस्टर करता है, लेकिन इस तरह का इंस्पेक्शन का कभी नहीं हुआ। आपने फाइल कभी इंस्पेक्ट नहीं की? नहीं सर। तो सुमैया बैठी हैं या साइड पे हो गई? आपने की है कभी? क्या हुआ? क्या आपकी आवाज नहीं, आपका माइक नहीं काम कर रहा? ओके जी। फाइल इंस्पेक्शन का एक प्रोसीजर है। जो भी कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं एससीसीपी के साथ, उनकी जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है विद एससीसीपी, वो पब्लिक इंफॉर्मेशन है। पब्लिक हैज राइट टू एक्सेस दैट इंफॉर्मेशन with make a payment as per described in एक्ट 2017। पहले 500 थी, आजकल मेरे ख्याल में 1000 या 1500 होगी। आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन उसके लिए आप क्या करते हो, एक एप्लीकेशन देते हो एससीसीपी को। आप इंडिविजुअल भी दे सकते हो, एज एन कंपनी भी दे सकते हो, एज एन कंसल्टेंट भी दे सकते हो। आप उसकी फाइल, क्या होता है जब आप एप्लीकेशन देते हो तो वो आपकी एप्लीकेशन के साथ आपको बता देते हैं जी कि आप नेक्स्ट डे आए या कब आए, क्योंकि उन लोगों ने वो फाइल जो उनके पास रिकॉर्ड के तौर पे पड़ी होती है वो निकाल के आप लोगों को देनी होती है। तो उसमें आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप पिक्चर नहीं ले सकते, आप बॉल पेन नहीं यूज कर सकते, आप ओवर राइटिंग नहीं कर सकते ऑन फाइल। आप अपना एक पेपर और लेड पेंसिल साथ लेके जाते हैं। आपको जो जो इंफॉर्मेशन होती है उसको आप लिखते जाते हो। वो फिर नॉर्मली कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स जो है वो एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट देते हैं। वो बेसिकली क्यों की जाती है, उसकी दो तीन रीजंस होती हैं। एक रीजन होती है कि दे वांट टू नो कि कोई हमारा डॉक्यूमेंट मिस तो नहीं है, हमारी फाइलिंग प्रॉपर है, किसी वजह से जो हमने लोन लिए हुए हैं उनके चार्जेस सारे सबमिट हो चुके हैं, यानी कि फाइल इनकम्प्लीट तो नहीं है, अप टू डेट है। नंबर टू, कोई लीगल सूट आ जाता है, कोई लीगल किसी ने आपकी कंपनी के अगेंस्ट सूट किया होता है, तो वो बंदा आके देखता है कौन कौन डायरेक्टर्स हैं, कि ऑडिटर कौन है, लीगल एडवाइजर कौन है, इन चीजों के मुतालिक उसकी इंफॉर्मेशन होती है। और देखना होता है कि जी कि सारी, अगर मेरी फाइल कंप्लीट है तो मुझे सर्टिफाइड कॉपीज चाहिए फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, तो कौन कौन सी चाहिए। वो फिर उधर से एप्लीकेशन दे के एक स्पेसिफिक आपने उनको फीस पे करनी है, तो उसके बाद वो आपको सर्टिफाइड कॉपीज इशू कर देते हैं। Limitation on number of directorship and casual vacancies in listed companies. Limited on number of directorship. No person shall hold office as a director, including as an alternate director at the same time in more than such a number of companies as may be specified. However, this limit shall not include the directorship in unlisted subsidiaries. मतलब उन्होंने एक कानून अगर जो बना हुआ है जी कि दो कंपनियों तीन कंपनियों के अंदर
ये डायरेक्टर हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन सब्सिडरी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जितनी मर्जी सब्सिडरी हो उनमें वो डायरेक्टर हो सकता है लिस्टेड कंपनी में। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग इन कैजुअल वैकेंसी इन लिस्टेड अ, कंपनी। मेरी आवाज़ आ रही है? जी अब आ गई। मींस अगर प्राइवेट कंपनीज हैं और वो डिफरेंट कंपनीज में डायरेक्टर नहीं हो सकता, राइट? लाइक ओनरशिप सबकी डिफरेंट हो, लेकिन अगर सब्सिडरीज हों और वो पब्लिक लिस्टेड हो तो फिर हो सकता है। और अगर वो प्राइवेट हैं तो नहीं हो सकता, इवन सब्सिडरीज में भी, राइट? सर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है ना, इसके अंदर पहली बात ये कि लॉ अगर रिस्ट्रिक्ट कर रहा है तो हो सकता है, ठीक है ना, रिस्ट्रिक्शन में आ रहा है तो ठीक है। देखिए, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के हैं, वो डिफरेंट कंपनीज के अंदर डायरेक्टरशिप कर सकता है, लेकिन वो कर सकता है कैसे कि वो फिर उसका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। आप सही है, देखते वो हैं एक बार, पार्टीज नहीं होनी चाहिए, मींस वो कोई ट्रांजैक्शंस ना कर रहे हो। हाँ आपने देखा होगा कि एक बंदा मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर डायरेक्टर है, हम्म। ठीक है ना, लेकिन लिस्टेड कंपनीज के अंदर जो बात कर रहा है, तो लिस्टेड कंपनीज के अंदर रिस्ट्रिक्शंस आती है। आपके एमओए के अंदर आपको बताया दिया जाता है जी कि 4 या 5 या 6, इससे ज्यादा के अंदर आप नहीं आएंगे, लेकिन जो आपका सब्सिडरी आ जाती है उसके अंदर वो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सही। क्योंकि लिस्टेड कंपनी के अंदर जो मेन एरिया है ना वो है डिविडेंड का। आपकी हम्म। सिक्रेसी जो है वो डिस्क्लोज होती है, तो आप लोगों को बेनिफिट दे सकते हो या अपनी फैमिली को बेनिफिट दे सकते हो, वो उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। सही। आप जब भी कभी देखेंगे कंपनीज के डायरेक्टर्स या उसकी फैमिलीज को डिविडेंड के मतलब कोई इंफॉर्मेशन देने की इजाजत नहीं है। जो अभी हमने पढ़ा, फिडुशियरी एजेंट के तौर पे एज एन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी काम करना है। और लेकिन ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं, आपने एक इंडिया की मैंने एक फिल्म देखी थी, वो सैफ अली खान की थी मेरे ख्याल में, वो जिसके अंदर वो लोगों को पैसा देता है और अंदर की खबरें लेता है, और वो एक ब्रोकर के तौर पे काम कर रहा होता है। ये काम भी बहुत होता है। इनसाइड इंफॉर्मेशन अक्सर पब्लिक लिस्टेड में तो ज्यादा होता है, जिन्होंने शेयर्स बाय करने होते हैं, तो फिर हम्म। जब न्यूज आती है तो लोग ज्यादा, मींस वो इम्पैक्ट होता है कि कुछ लोगों को मार्केट के ट्रेंड का पता होता है और कुछ लोगों को इनसाइड इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये इनसाइड इंफॉर्मेशन जो है ना, ये एक बहुत बड़ा क्लिक होता है, जो कि लोग बड़ा पैसा खर्चते हैं और फेंकते हैं। एक और थी, एक और मूवी थी, वो शायद धर्मेंद्र की थी, वो उसमें एज एन ब्रोकर के तौर पे वो एक शेयर्स का ट्रेडर है, उसके मतलब होती है। अब चीज क्या है, जो शेयर्स की ट्रेडिंग करता है ना बंदा, उसकी लाइफ बहुत कम होती है। यानी कि इसके मतलब ये बोला जाता है टर्म कि आपने अगर शेयर्स का ट्रेडिंग करनी है तो यू हैव 3 to 5 years, इतना करो और छोड़ दो अगर जिंदा रहना चाहते हो, नहीं तो आप जल्दी खत्म हो जाओगे। ये एक जनरल टर्म है, बाकी तो अल्लाह की तरफ से है कि क्या होगा, क्योंकि स्ट्रेस बहुत होता है। जिस काम में स्ट्रेस ज्यादा है वो आपकी लाइफ को कम करता है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सी कंपनीज हैं, नॉर्मली ये मल्टीनेशनल में आपने ये वाला कल्चर देखा है कि काम के साथ साथ इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है कि इंसान रिलैक्स होके काम करे, स्ट्रेस में ना आए। लेकिन हम लोगों की जो फील्ड है फाइनेंस वाली, वो स्ट्रेसेबल है। हाल के सारी फील्ड्स हैं, स्ट्रेस हर जगह मौजूद है, लेकिन यहाँ पे फिगर्स का बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। चलिए, time limits for filing in casual vacancy in listed company. Any casual vacancy on the board of a listed company shall be filled up by the directors at the earliest, but not later than 90 days from the date of the vacancy occurred.
एक्चुअली आप देखते हैं कि जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो आपने थ्रेशोल्ड मेंटेन रखना है। अगर खुदा ना खास्ता आप में से कोई डायरेक्टर्स चला जाता है, या कोई डायरेक्टर की डेथ हो जाती है, या वो रिटायर होता है, या कहीं छोड़ के रिजाइन करके चला जाता है, तो वो जो वैकेंसी क्रिएट होती है वो कैजुअल वैकेंसी कहलाती है। वो क्यों? उसका एक टाइम पीरियड है, इलेक्ट हुआ 3 इयर्स का। अगर सपोज उसने 2.5 साल काम किया, आगे वो छोड़ के चला गया, या कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया कि वो वैकेंसी खाली हो गई, तो उसको फॉर द टाइम बीइंग एक जो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दिया जाता, जैसे एडिशनल चार्ज, तो कोई आप तो डायरेक्टर्स को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाएगी। वो जब तक इलेक्शन नहीं होता उस दिन तक वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या क्या उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेगा। वो जैसे ही इलेक्शन होगा जी, केयर टेकर के तौर पे। जैसे ही इलेक्शन होगा तो वो सीट छोड़ देगा, और नया जो सक्सेसर है, नया अपॉइंटेड डायरेक्टर है, वो उसको होल्ड कर लेगा। लेकिन इसके लिए 90 डेज है, इससे ज्यादा नहीं, इससे पहले पहले करना है। अगर 90 डेज से ऊपर चला जाएगा तो ये ऑफेंसिबल है, और इसके अंदर रजिस्ट्रार जो है वो इंटरवीन कर सकता है। वो फिर अपनी मर्जी भी कर सकता है, या आपको टाइम दे देगा, आपको फाइन भी कर सकता है। जनरली लॉ डज नॉट स्पेसिफाई एनी एजुकेशन एक्सपीरियंस, ये हमने डिस्कस किया जी के, मैं फिर भी इसको पढ़ दूंगा। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर डायरेक्टर्स। Generally, law does not specify any education or experience requirement to become director of the company. Regulations के अंदर क्या है जी कि for some special companies, insurance, non-business finance companies, and there are detailed requirement in relevant regulations which must be complied with. अब कुछ कंपनीज के अंदर है, जैसे इंश्योरेंस और एनबीएफसी जो हैं, इनके मतलब, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज एरिया है, इन स्पेशलाइज एरिया के अंदर जो डायरेक्टर्स हैं उनको इस चीज का नॉलेज हाउ नाउ होनी चाहिए। ये रिलेटेड टू, देखो इंश्योरेंस जो है, इंश्योरेंस क्या करती है, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पे काम करती है, और जो रिटर्न आता है उसमें से ये लोग इंश्योर्ड लोगों को रीइंबर्स कर रही होती है, या पेनल्टीज हैं, जैसे एक्सीडेंट्स का आ गया, हेल्थ का आ गया, लाइफ का आ गया। वो कहाँ से पैसा देती है? वो बेसिकली इन्वेस्ट कर रही होती है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। उनका पोर्टफोलियो होता है, जैसे रियल स्टेट आ गया, ऑयल एंड गैस आ गया, आपकी स्टील मिल आ गई, या शुगर इंडस्ट्री आ गई, जस्ट लाइक दिस। वो मुख्तलिफ एरियाज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वहां से जो रिटर्न आता है वो उस बेस पे इंश्योरेंस जो डैमेजेस हैं उनको वो भर रही होती है। There are detailed requirements, relevant regulations which must be complied with. Articles of association of a company. The company may, by its article, fix any condition to become the director of the company, including holding a specific number of shares as a minimum qualification shares. मतलब कम से कम कितने उसके पास शेयर होने चाहिए टू बिकम अ डायरेक्टर, और मे बी स्पेसिफिक एजुकेशनल रिक्वायरमेंट, क्योंकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी एओए इज बाय लॉज, ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है। एमओए इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, और ये थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट है या एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है। इनएलिजिबिलिटी, इसके मेन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं जी? नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इफ ही इज अ माइनर, is of unsound mind, has applied to be educated as an insolvent and his application is pending, is an undischarged insolvent, has been convicted by a court of law for an offense involving moral
turpitude conducted that is believed to be contrary to community standards of honesty, good morals, or justice, for example, murder, kidnapping, has been debarred from holding such office under Companies Act, is lacking fiduciary behavior, and declaration to this effect has been made by the court at any time during the preceding 5 years, does not hold national tax number, the Commission may grant exemption from this requirement. ये एक मेन रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो एक आदमी डायरेक्टरशिप या डायरेक्टर ऑफिस जो है एज ए डायरेक्टर ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। ये वाली चीजें आपके जहन में होनी चाहिए, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन लाजमी आता है। Requirement to be member with exceptions क्या आएगा? No person shall be appointed as a director of the company if he is not a member. लेकिन इसके exceptions के अंदर वो कह रहा है if he is not a member. Exception क्या है? However, this shall not apply in the case of number one, a person representing a member who is not a natural person, a whole-time director who is an employee of the company, a chief executive, or a person representing a creditor or other special interest through contractual agreement. इसके समझने के लिए एग्जांपल्स को मैं पढ़ता हूँ जी। बाबर is a senior employee of the company and because of his experience he was appointed as director and is now also involved in board of director decision making. He would be termed as whole-time director who is an employee of the company. He can be appointed as director even if he is not a member. यानी फंक्शन और डेजिग्नेशन का जो ऊपर हमने पढ़ा है कि उसके फंक्शंस क्या हैं और डेजिग्नेशंस क्या है, फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अगर मेंबर है और डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले रहा है तो वो डायरेक्टर। Further, for listed companies only, a person shall not be appointed as a director if he has been declared by the court as defaulter in repayment of loan to a financial institution. ये वाला क्वेश्चन पीछे कई मर्तबा पेपर्स में आ चुका है। Is engaged in the business brokerage or is a spouse of such person or is a sponsored director or officer of a corporate brokerage house. ठीक है जी, इसको जरा अपने जहन में रखिएगा। Zafar was recently appointed as director of HP Limited, a listed company, in March 2018. The board of directors came to know that Zafar had been declared a defaulter by the High Court. तो क्या होगा इसका? हमने अभी ऊपर पढ़ा कि वो डिफॉल्टर का भी a person will be ineligible from being a director in a listed company only if he had defaulted in repayment of loan to the financial institutions. If Zafar is a defaulter to financial institutions, he is not eligible for appointment as a director. It's a very important. अगर किसी का कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का वो डिफॉल्टर है यानी उसने कोई लोन नहीं दिया बैंक का तो वो भी डायरेक्टर नहीं बन सकता। If Zafar is a defaulter for any other reason, he would still be eligible for appointed as a director. Means focus on financial institutions. इसके अलावा वो किसी वजह से डिफॉल्टर है या किसी वजह कोई रीजन है कोर्ट की तो वो क्या है? वो एलिजिबल है, इनएलिजिबल नहीं होगा। ठीक है, यानी कि इसका वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। फोकस ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी लोन पैसा देने का डिफॉल्टर जो है।
Sajid was recently appointed as a director to SC Limited, a public unlisted company. यहाँ पे public unlisted company है. In July 2020, the board of directors came to know that Mrs. Sajid is engaged in business of brokerage of Pakistan Stock Exchange. Discussed the appointment of Sajid as a director. He unlisted है. Sajid is not ineligible for the reason that his wife is engaged in brokerage business as SC Limited in unlisted company. If SC Limited was listed company, then Sajid was not eligible. अनलिस्टेड कंपनी का तो ट्रेडिंग ही नहीं है शेयरिंग की, शेयर्स की, इसलिए उसको वो एलिजिबल है टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ द एससी लिमिटेड. अब पनिशमेंट और उसके ऊपर जो फाइन हैं उसके मतलब हम पढ़ेंगे. इफ एनी पर्सन बीइंग एन undischarged insolvent acts as chief executive or director of a company, he shall be liable to क्या imprisonment है for a term not exceeding 2 years. 2 साल तक उसको सजा हो सकती है या इससे कम हो सकती है, 2 साल से ज्यादा नहीं. टू ए फाइन और बोथ, उसको फाइन भी हो सकता है या दोनों सजाएं दी जा सकती है कि कैद में भी जाओ पैसे भी दो. At incorporation, the names and numbers of the first directors shall be decided by the subscriber of memorandum, and their specified particulars shall be submitted along with the documents for incorporation. जब आप एमओए के साथ मेंबर्स की सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि वो बिजनेसमैन है, जॉब करता है या ओवरसीज है, उसका पूरा एड्रेस दिया जाता है, उसके सिग्नेचर्स दिए जाते हैं. Additional directors, number of the first director may be increased by appointing additional director in general meeting. Additional directors का जैसे कि हम एक additional charge देते हैं, आपने अक्सर इनमें खास तौर पे जीएमडी ग्रुप में और इसमें अदालतों में देखा हुआ है. एडिशनल रजिस्ट्रार इधर भी आप देखते हैं सीसीपी में मौजूद हैं. एडिशनल जज, एडिशनल एसी, ये वगैरह डीएमजी ग्रुप्स और लीगल जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें ज्यादातर ये एडिशनल का डेजिग्नेशन मौजूद है. Retirement of the first director. The first director shall hold office until the election of directors in the first annual general meeting of the company. उसके बाद इलेक्शन होगा और वो 3-3 साल की टर्म के साथ इलेक्ट होगा डायरेक्टर. फर्स्ट डायरेक्टर जो है वो पहली एजीएम तक रहेंगे, फिर उसके बाद 3 साल और वो 3 साल के बाद इलेक्शन होते चले जाएंगे. अगर कोई पहले रिटायर्ड हो जाता है या छोड़ जाता है या कुछ होता है तो उसका इलेक्शन जो है वो एजीएम के ऊपर होगा, और वो जो कैजुअल सीट खाली होगी वो एक डायरेक्टर्स को उस पर उसका एडिशनल चार्ज दे दिया जाएगा, और वो जब तक इलेक्शन नहीं होता उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करता रहेगा. और कंपनी का जो अपॉइंटमेंट टू फिल अप द कैजुअल वैकेंसी जो है, ये रिमाइंडर ऑफ द टर्म ऑफ डायरेक्टर्स इन whose place he is appointed. और ये जो चीज कैजुअल की वैकेंसी फिल करनी होती है, ये 90 दिन से ऊपर नहीं जाना चाहिए. 90 डेज या इससे पहले पहले इसको फिल करना होता है. आपने उसको एडिशनल चार्ज दे देना है किसी को. अच्छा, ये नीचे एक बात लिखी हुई है कि ये जो दो ऊपर जाएंगे थोड़ा सा, फ्रॉम मीन्स व्हेन अपॉइंटेड और रिमाइंडर ऑफ द टर्म ऑफ, लाइक वो जब तक उसका वो कब तक इलेक्ट रहेगा जिसको कैजुअल वैकेंसी के लिए करना है. वो आपका मैंने आपको बोला कि एजीएम तक, जब तक वो उसका इलेक्शन नहीं हो जाता. मीन्स नेक्स्ट जो होंगे वो तब ये जब सारे भी इलेक्शन आ रहे हैं तो उसके अंदर उस वक्त तक वो ऑफिस होल्ड करेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो फुलफिल करेगा. ओके, थैंक यू.
बस ना करिए, मैं तो थक गया। क्या कहते हैं आप लोग? क्वेश्चन आंसर अगर है तो वो कर लें। ये जो नेक्स्ट है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपने पढ़ना है। और ये मैं ऐसे है कि रिटायरमेंट ड्यूटी ऑफ रिटायर्ड डायरेक्टर, डायरेक्शन ऑफ बाय रजिस्ट्रार, मैं आप लोगों की इनपुट चाहूंगा इस पे। ठीक है, ये वाले टॉपिक पे आप लोग पढ़ें इसको, मैं आप लोगों से इसकी इनपुट लूंगा। और आई विल ट्राई कि मैं एक जो कुछ हमने पढ़ा इससे रिलेटेड कोई एक पेपर जो है ना वो आपके साथ शेयर करूं। वो फिर आप पेपर सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसको रिव्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे, और फिर देखते हैं कि कौन पास होता है और कौन फेल होता है। ठीक है जी, पढ़ेंगे। नेक्स्ट अभी करना है। जी सर, पढ़ेंगे। चले, गुड हो गया। क्योंकि आपको ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपकी भी थोड़ी सी इनपुट आएगी मेरे सामने कि भाई आप लोगों ने कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कि मैं ही बोलता रहता हूँ। ये वही कुछ ही है सारा जो हमने ऊपर डिस्कस किया है ना। कोई इतना कोई ऐसा नहीं है कि जो आपके कॉन्सेप्ट में या आपकी अंडरस्टैंडिंग ना हो इसके मतलब। जस्ट आपने इनके नंबर्स लाजमी याद करने हैं। ये सारा वही है, क्वेश्चन ही है सारे। डिस्कस जो किया है वही कुछ ही है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको मुश्किल पेश आए। हाँ, ठीक है। लिहाजा कल आप लोगों से इनपुट लिया जाएगा और एक पेपर भी मैं शेयर करूंगा, ताकि वो पेपर आप फिर सॉल्व करें। ठीक है, पहले 5-10 मिनट तक इन चीजों को डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है इन इसमें से कुछ चीजें रिलेटेड हों, तो आपको रिफ्रेश हो जाएगा और पेपर सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ले जी, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। और आप लोगों का पार्टिसिपेट करना, हाल दो के बहुत थोड़ा था लेकिन ठीक है, नेक्स्ट ज्यादा हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मिलेंगे जी। इंशाल्लाह अस्सलाम सर, फाइल वालेकुम। फाइल शेयर करते हैं ये वाली। हाँ जी, पीडीएफ। फिर शेयर कर देता हूँ जी मैं के साथ। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। गुड बाय। गुड बाय।